इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एमएस एक्सेल में हम डिफरेंट फंक्शंस का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आप एमएस एक्सेल की शीट ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको फार्मूलाज का एक सेक्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पे बहुत सारे आपको फंक्शंस नज़र आ रहे हैं जहाँ पे जो हम किसी भी वक्त अपनी मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ बुनियादी फंक्शन जो कि हमें ज़्यादातर उनकी ज़रूरत पड़ती है अक्सर जब हम एक्सेल की शीट बनाते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन हमारे पास यहाँ पे है जिसे हम कहते हैं सम। अब हम सीखेंगे कि सम का फंक्शन कैसे अप्लाई किया जाता है। अब ये लेट सपोज हमारे पास एक शीट है जिसके अंदर एक कंपनी का रिकॉर्ड मौजूद है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो डिफरेंट 3 मंथ्स हैं, इन तीनों मंथ्स की जो टोटल सेल हुई है उनको मैं प्लस करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप इक्वल का निशान लगाएंगे और यहाँ पे आपने टाइप करना है सम, और सॉरी यहाँ पे मुझसे एंटर प्रेस हो गया। एंटर प्रेस नहीं करना आपने, यहाँ पे आपने लिखना है सम और उसके बाद आपने क्या करना है कि ब्रैकेट आप लगाएंगे और उसके बाद आपने उन सेल्स के एड्रेस लिखने हैं जिनको आप प्लस करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इन 3 को प्लस करना चाहता हूँ। इस सेल का एड्रेस क्या होगा, ये केथ कॉलम में है और 5th रो में है, तो ये होगा K5। देखिए मैंने K5 लिखा, वो सेल सेलेक्ट हो गया। उसके बाद आपने लिखना है यहाँ पे कॉमा, फिर नेक्स्ट जो सेल है हमारे पास वो है ये वाला और इसका जो एड्रेस है वो है L5। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा L5 कॉमा और उसके बाद जो अगला एड्रेस है वो होगा M5। अभी तीनों सेल सेलेक्ट हो गए हैं और आखिर में आपने ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो तीनों मंथ्स की जो सेल थी इस ब्रांड की वो यहाँ पे प्लस हो गई है। तो इस तरीके से आप सेल्स को आपस में ऐड कर सकते हैं, सेल की जो वैल्यूज होती हैं उनको आपस में ऐड कर सकते हैं। इसका एक और तरीका ये भी है कि हम इसको इस तरह से लिखने की बजाय हमें सेल्स टाइप ना करना पड़े, बल्कि हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आपने सम लिखा, उसके बाद आपने ब्रैकेट लिखी, उसके बाद आप जिन सेल्स को ऐड करना चाहते हैं उन्हें सेलेक्ट कर लें इस तरह से। तो ये उनकी रेंज सेलेक्ट हो जाएगी कि K5 से लेकर M5 तक जितने भी सेल्स हैं उन तमाम को प्लस कर दिया जाए। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये तीनों सेल्स ऐड हो जाएंगे। आप इनको हॉरिजेंटली भी ऐड कर सकते हैं और वर्टिकली भी ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं फरवरी की जो टोटल सेल्स हैं अगर वो मैं फाइंड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इज इक्वल टू सम और उसके बाद यहाँ पे मैं जिसके सेल्स हैं उनको तो सिलेक्ट कर लूंगा और आखिर में आपने ब्रैकेट लगानी है और 150 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से सम का जो फंक्शन है वो काम करता है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे वैसे ही सम यहाँ पे किसी भी सेल में यहाँ पे लिखता हूँ सम, उसके बाद ब्रैकेट 2 + 7 + 9, तो सॉरी तो 2 + 7 सॉरी मैंने 2 नंबर्स को ऐड किया 2 + 7, तो ये जवाब यहाँ पे आ गया 9। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि 2 नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं। तो अब चलते हैं अपने अगले फंक्शन की तरफ। नेक्स्ट फंक्शन जो है हमारा वो है एवरेज, यानी सेल्स के दरमियान हम एवरेज किस तरह से फाइंड करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 मंथ्स हैं, इनकी आपस में एवरेज फाइंड करना चाहता हूँ कि तीनों मंथ्स की एवरेज सेल क्या रही। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू, तो आप यहाँ पे लिखेंगे इक्वल एवरेज और उसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे जितने भी सेल्स हैं जिनकी हम एवरेज निकालना चाहते हैं उनको हम डायरेक्ट सेलेक्ट भी कर सकते हैं और बारी बारी एक सेल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह हमने सम के फार्मूले में किया था। तो इन तमाम सेल्स की मैं एवरेज निकालना चाहता हूँ तो मैं इन तमाम को सेलेक्ट करूंगा, इनकी एक रेंज सेलेक्ट हो जाएगी और उसके बाद जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये एवरेज कैलकुलेट हो गई इन तीनों सेल्स की। इसी तरह आप इनको वर्टिकली फरवरी की एवरेज सेल फाइंड करना चाहें, जनवरी की एवरेज सेल फाइंड करना चाहें, वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने अगले फार्मूला की तरफ, वो है काउंट का। काउंट दरअसल करता क्या है, काउंट का फार्मूला काउंट करता है कि हमारा ये जो रिकॉर्ड है या हमारी जो रो है उसके अंदर वैल्यू वाले सेल कौन से हैं। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम देखें तो इस पूरी रो में हमारे पास ये 3 सेल्स हैं जिनके अंदर वैल्यू मौजूद है।
जबकि जो बाकी सेल्स हैं, जैसे ये वाला सेल हो गया या ये सेल हो गया या ये, इन सेल्स के अंदर टेक्स्ट मौजूद है, वैल्यू मौजूद नहीं है। तो काउंट का फार्मूला क्या करता है कि सेल्स काउंट करता है जिनके अंदर वैल्यू मौजूद है। लेट्स सपोज हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं इक्वल काउंट, आपने यहाँ पे टाइप करना है और उसके बाद यहाँ पे मैंने ब्रैकेट स्टार्ट कर दिए। अब मैं यहाँ पे सारे सेल सेलेक्ट करना चाहता हूँ, इनको काउंट करना चाहता हूँ। तो अब G5 से लेकर M5 तक जितने सेल्स हैं वो मैंने अभी यहाँ पर काउंट के लिए, तो हमारा यहाँ पे आंसर आता है 4। अब देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम वैसे सेल्स काउंट करें तो टोटल सेल हमारे पास बनते हैं 4, 5, 6, 7। लेकिन यहाँ पे काउंट जो सेल्स हो रहे हैं वो 4 हो रहे हैं, क्योंकि हम वो उन सेल्स को कंसिडर करते हैं जिनके अंदर वैल्यू मौजूद होती है। तो ये जो आपके पास सेल्स हैं, ये और ये और ये, इनके अंदर कोई ना कोई वैल्यू मौजूद है। जबकि ये जो टेक्स्ट है, ये वाले जो सेल्स हैं, इनके अंदर टेक्स्ट मौजूद है। तो इस तरह से हम काउंट फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। अब चलते हैं अगले फार्मूले की तरफ, वो है कनकैटिनेट। कनकैटिनेट फार्मूला दरअसल करता क्या है कि दो सेल्स की वैल्यू को आपस में जोड़ देता है, मिला देता है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे अगर मैं इस कंट्री का जो सेल है और सिटी का जो सेल है, इसको मैं मर्ज करके एक साथ लिखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप लिखेंगे इज इक्वल टू कनकैटिनेट, और उसके बाद आपने क्या करना है कि ब्रैकेट्स लगानी है। अब यहाँ पे हम पहला जो सेल है वो सेलेक्ट करते हैं, कॉमा, उसके बाद हम इसे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो देखें इस सेल की वैल्यू और इस सेल की वैल्यू आपस में कनकैटिनेट हो गए। तो इसे कनकैटिनेशन कहा जाता है, जिसके अंदर हम दो टेक्स्ट को आपस में मर्ज करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास है इफ फार्मूला। इफ फार्मूला क्या होता है कि ये दो सेल्स के दरमियान हम कंडीशन अप्लाई करके अपनी मर्जी का रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ, हम यहाँ पे इस फार्मूले को ख़त्म करते हैं और यहाँ पे हम एक और फार्मूला अप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू इफ आपने टाइप करना है और उसके बाद आपने अगला लॉजिकल टेस्ट लिखना है, यानी यहाँ पे आपने अपनी कंडीशन लिखनी है। कंडीशन हम मिसाल के तौर पे ये करना चाहते हैं कि लेट्स सपोज कि यहाँ पे जो हमारे पास जनवरी की सेल्स है, K5 की जो सेल है, यहाँ पे अगर ये K5 इज ग्रेटर देन 30, ये हमारा लॉजिकल टेस्ट है कि अगर K5 की वैल्यू जो है वो 30 से ग्रेटर है, कॉमा, तो आपके यहाँ पे प्रिंट आना चाहिए यहाँ पे एक टेक्स्ट प्रिंट होना चाहिए इन्वर्टेड कॉमास में, हम लिखेंगे उसे वेल डन। और अगर आपकी ये जो सेल है 30 से लेस है तो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए वर्क हार्ड। और यहाँ पे हमने गलती हमसे ये हुई है कि हमने यहाँ पे फार्मूला ठीक से लगाया नहीं है, तो हम इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमास डबल यहाँ पे लिख दिए हैं, यहाँ पे हमसे गलती हुई है, तो यहाँ पे हम इसको रिमूव करते हैं। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आ गया वेल डन। यहाँ पे फौरन कंडीशन चेक हुई कि क्या K5 यानी जनवरी में होने वाली जो सेल्स हैं वो इस सेल में लिखी हुई, क्या वो 30 से ग्रेटर है, 30 से ज्यादा है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, और अगर वो 30 से कम है तो क्या प्रिंट होना चाहिए। अब अगर मैं इसको 34 से कम कर देता हूँ और हम इसको 24 कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे चेंज हो गई वैल्यू, लिखा हुआ आ गया वर्क हार्ड। तो इस तरह से इफ कंडीशन काम करती है। ये हमारी कंडीशन थी कि हमने इस सेल के ऊपर अप्लाई की, ये ट्रू हुई तो ये प्रिंट होगा, कॉमा, नहीं तो फिर ये प्रिंट होगा। तो इस तरह से इफ फार्मूला जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी एक्सेल शीट में। तो इस वीडियो में हमने अब तक जो है वो 5 फार्मूला स्टडी किए हैं। आप कोई एक्सेल शीट क्रिएट करेंगे और आपने प्रैक्टिकली जाके वहां पे इन 5 फार्मूलाज को अप्लाई करना है।
तो इसके बाद की जो वीडियो होगी इसमें जो हमारे पास रिमेनिंग फार्मूलाज रह गए हैं वो हम इसकी बाद की जो वीडियो होगी उसमें सीखेंगे। तो इस वीडियो में आपने ये सीखा कि किस तरह से हम एक फंक्शन या किसी भी फार्मूला को अपनी एक्सेल शीट में अप्लाई करते हैं।